धन्यवाद दोस्तों, कहानी को इतना प्यार देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है बिन चाही मोहब्बत। इस कहानी के 16 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 17वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 17वें पार्ट को शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में ऑफिस बॉय ने आकर बताया कि एमडी यानी अमर बाबू ऑफिस आ गए हैं। आकाश को गुस्सा तो बहुत तेज आया, लेकिन वो सारा का सारा गुस्सा गटक गया और चुपचाप उठकर अमर के केबिन तक गया। अमर मस्त रेक्लाइन पर पैर फैलाकर बिछा हुआ था। बाहर शीशे से आ रही अक्टूबर की धीमी धीमी धूप उसके बदन पर पड़ रही थी। मे आई कम इन सर? आकाश की आवाज़ से अमर का ध्यान टूटा। अरे ब्रो, आइए ना। अरे ये सर्वर बुलाने की फॉर्मेलिटी मत कीजिए। आकाश पहले ही गुस्से से उबल रहा था। अमर की बात ने आग में घी का काम किया, लेकिन सारा गुस्सा समेटकर आकाश ने एक और तंज कसा। सर, कुछ लेंगे आप? चाय या कॉफ़ी? मंगवा लूँगा मैं। आप क्यों खुद को तकलीफ़ देंगे? अमर, सुधर जाओ। भैया, यार कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। ऐसे यहाँ लेट कर सनबाथ लेते हुए? इसीलिए ये रूम मिला है क्या तुम्हें? अब मैं क्या करूँ? अनुराधा आई होती तो उसी को देखकर दिन काट लेता। मेरा मतलब वो मुझे बताती कि क्या क्या टास्क है मेरे। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अमर दुखी सा मुखड़ा बनाकर बोला। सोच रहा हूं मैं भी राधा को लेकर हनीमून पर चला जाता हूं। थोड़ा माइंड फ्रेश होगा तो काम में भी मन लगेगा। आकाश का बस चलता तो वो उसके गाल बजा देता, लेकिन फिलहाल उसे अमर का ही सहारा था। कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं है अमर। यहाँ ऑलरेडी बहुत काम है अभी, और तुम्हारे पास काम की कमी कैसे हो गई? चलो, 3 पीडीएफ फाइल भेजी है मैंने अभी। उन्हें अच्छे से रीड करके एक रिपोर्ट तैयार कर दो। शाम तक मुझे मेल कर देना। भैया, शाम तक? 2-3 साल का टाइम तो दो यार। क्या? मेरा मतलब 2-3 दिन का। मुझे आज शाम को चाहिए हर हाल में, वरना घर मत आना। देखो भैया, ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। आकाश केबिन से बाहर निकलता हुआ बोलता चला गया। अमर ने बच्चों की तरह हाथ पैर पटकते हुए लैपटॉप खोलकर मेल चेक करना शुरू कर दिया। शाम को 7 बज रहे थे। आकाश ने गाड़ी पार्क की और घर के अंदर घुसा। घर के अंदर से घंटियों की आवाज़ आ रही थी। ओह, आज मैं जल्दी आ गया हूँ या मेरी बीवी की पूजा लेट हो गई है? आकाश भूमिका को देखने की हड़बड़ी में जल्दी जल्दी अंदर घुसा और सीधा मंदिर की तरफ बढ़ गया। पर ये क्या? भूमिका तो वही पुरानी लंबी सी चोटी में घंटियां बजाए पूजा कर रही थी। सर पर पल्ला रखा हुआ था। क्या करवा कर आई है ये पार्लर में? कुछ भी तो नहीं बदली, बस हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई है। पार्लर वाले टांगे भी लंबी कर देते हैं क्या? आकाश का दिमाग चक्रघनी हुआ जा रहा था। भूमिका, आकाश ने धीरे से आवाज़ लगाई। घंटियों की आवाज़ रुक गई। वो पीछे घूमी और चेहरे पर नज़र पड़ते ही आकाश बाबू की चीख निकल गई। सुंदर सी लाल साड़ी में लंबी चोटी बनाए, सीने से नीचे तक लटकता मंगलसूत्र और पूरे हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ। लेकिन ये आकाश की दिलोजान भूमिका नहीं, बल्कि अमर की बिंदास बेब राधा थी। आकाश की आवाज़ से राधा पीछे घूमी। अरे भैया, आप आ गए? राधा मुस्कुराती हुई पल्ला संभालती आगे आई और आकाश के पैर छूने लगी। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? ठीक है। आकाश चीते की फुर्ती से पीछे खिसक गया। उसे इन सब की आदत तो बिल्कुल भी नहीं थी। भैया, आकाश की आंखों की पुतलियां हैरानी से फैलती जा रही थी। बेचारा आकाश इतना हैरान तो अपनी बीवी का मेकओवर देखकर भी नहीं होता, जितना राधा के मेकओवर से हो रहा था। राधा ने आकाश के दाएं बाएं झांकते हुए पल्ले का एक सिरा अपने दांतों से दबा लिया और शर्माते हुए बोली, ये नहीं आए? ये कौन? आकाश ने भी राधा के साथ अपना सर पीछे दरवाजे की तरफ घुमाते हुए पूछा। अरे ये राधा बोलते हुए फिर से शर्मा गई। आकाश को दूसरा झटका लगा। आज तक राधा ने कभी भी अमर के नाम से कहाँ पुकारा था? इडियट, नॉनसेंस, गधा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आज सीधा ये, तुम्हारे ये? जी, कहाँ रह गई ये? राधा ने वापस शर्माते हुए पल्ला मुंह में दबा लिया। तुम्हारे ये को तो आज मैंने ओवर टाइम दे रखा है। आकाश जैसे तैसे मुंह से इतना ही निकाल पाया।
उसे खुद डर लग रहा था कि जैसे ये सती सावित्री सी बनी घूम रही है, कहीं ओवरटाइम सुनकर रो ना पड़े। राधा, एक एक बात बताना, और सब तो ठीक है, ये तुम्हारे बाल इतने लंबे कैसे हो गए? वो भी अचानक से। वो वो क्या है ना भैया, भूमिका दीदी ने बाल कटवाए थे, तो हमने सोचा हम बढ़वा लेते हैं। आकाश को 1000 वोल्ट का झटका लगा और वो उछलकर 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ गया। भूमिका ने बाल बाल कटवाए हैं? हाँ भैया, वो आपकी धर्मपत्नी बहुत ज़्यादा समझदार और किफ़ायती जो है। पार्लर वाली ने बोला भूमिका दीदी की जितने लंबे बालों की स्मूथनिंग पर 12,000 रुपये का खर्चा आएगा। तो हमारी प्यारी दीदी ने पहले बाल कटवा दिए और फिर स्मूथनिंग करवाई, और इस तरह उन्होंने 4,000 रुपये बचा लिए। राधा आरती का धुआं पूरे घर भर में हाथों से फैलाती हुई बोली। आकाश धड़ाम से सीढ़ियों पर बैठ गया। उसका मन उदास हो गया। 4,000 रुपये बचाने के लिए उसने बाल कटवा दिए। राधा, सच बोल रही हो ना? हाँ भैया, आप खुद ऊपर जाकर क्यों नहीं देख लेते? ऊपर जाने का तो सारा एक्साइटमेंट ठंडा पड़ चुका था। बेचारा बेमन से उठा और ऊपर जाने को हुआ, तभी पीछे से राधा की आवाज़ आई। भैया, इनको भी बोल दीजिए ना घर आ जाएं। इनकी जगह हम काम पूरा कर देंगे, वो भी आज ही। बेचारे कुछ खाए भी नहीं हैं। क्या? अमर घर से खाना खाकर नहीं गया था? खाकर ही गए थे, पर अब तो 5 घंटे 35 मिनट हो चुके हैं खाए हुए। फिर से भूख लगाई होगी। बुला लीजिए ना भैया, वरना आज हमारे गले से अन्न ना उतरेगा। बोराए से आकाश ने वहीं सीढ़ियों पर बैठकर अमर को कॉल लगाया। क्या भैया, अभी तक पीडीएफ और बाकी है। आपने ये क्यों नहीं बताया कि ये सारी पीडीएफ 70-70 पन्नों की हैं? एक पीडीएफ रीड करने में आज का पूरा दिन लग गया। मुझे नहीं लगता सुबह से पहले हो पाएगा। अमर, सब कुछ वैसा का वैसा ही छोड़ दो और अभी के अभी घर वापस लौटो। क्यों? क्या क्या हो गया? आकाश की घबराई सी आवाज़ सुनकर अमर हड़बड़ाता हुआ सा लैपटॉप बंद करता हुआ बोला। भैया बताइए क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? भूमिका, राधा, मॉम डैड ठीक से लैंड कर गए ना? अमर भी बुरी तरह से घबरा गया था। मॉम डैड आज रात में पहुंचेंगे, बाकी कुछ भी ठीक नहीं है। मतलब तुम्हारी बीवी पर माता आई हुई है। राधा? हाँ राधा, एक ही तो बीवी है तुम्हारी। क्या हुआ भाई राधा को? वो ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? उससे मेरी बात करवाइए, कहाँ है वो? पहली बार कोई अगर अमर को इस वक्त देखता तो बता पाता कि दुनिया भर की हर लड़की से फ्लर्ट करने वाला अपनी बीवी से कितना प्यार करता है। वो प्यार जो 2 मिनट में ही उसकी आंखों में डर बनकर उमड़ आया था। आकाश को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी बात सुधारते हुए कहा, सुनो, पैनिक मत हो, सब ठीक है। बस मैंने तुम्हारा ओवर टाइम कैंसिल किया है, घर आ जाओ। सब ठीक है, समझे? बस तुम्हारी बीवी कुछ उटपटांग हरकतें कर रही है जो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। उसको बोलो कि वो वापस नॉर्मल हो जाए, वरना उसके साथ साथ मैं भी पागल हो जाऊंगा। आकाश के अमर का घबराना बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। सुनो अमर, यहाँ सब ठीक है, बस तुम यहाँ आकर अपनी बीवी का नया रूप देख लो। अमर को अभी भी कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था। उसने हड़बड़ी में अपना लैपटॉप बैग में घुसेड़ा और दौड़कर कार में बैठ गया। इधर आकाश धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। राधा के मुंह से भूमिका के बाल कटवा लेने की बात सुनकर उसका भूमिका को देखने का सारा एक्साइटमेंट ठंडा हो चुका था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। भूमिका उसे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी। बहुत हिम्मत करके उसने एक बार फिर से भूमिका का नाम पुकारा। भूमि। भूमिका बालकनी में खड़ी फोन से सेल्फियां ले रही थी। अरे, यू कम बेबी। भूमिका ने उसे देखते ही अपनी मखमल जैसी चिकनी बाहें फैला दी। आकाश को 2 मिनट के लिए यकीन नहीं हुआ कि जिसे वो अपने सामने देख रहा है वो उसकी वही प्यारी सी बीवी है जिसे वो रोज लंबी सी चोटी में खूबसूरत साड़ियों में लिपटा हुआ देखता था। भूमिका के बाल बहुत छोटे नहीं थे, बस उसकी कमर से थोड़ा ऊपर थे, एकदम सीधे, कंधों पर बिखरे हुए। बल्कि स्ट्रेट करने की वजह से उसकी लंबाई ज़्यादा ही दिख रही थी। ब्लू कलर की डेनिम जींस और पर्पल क्रॉप टॉप। हाय, माथे पर लगा मोतियों वाला हेयर बैंड। कोई भी देखकर यही कहता कि ये लड़की अभी 10वीं कक्षा में पढ़ती होगी। हाँ, मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी, गले में पड़ा मंगलसूत्र और पैरों में पड़े चांदी के सुंदर से बिछिए परमानेंट थी।
जो भूमिका होने के सबूत दे रहे थे। व्हाट? देखेंगे ऐसे टुकुर टुकुर। भूमिका ने कंधे पर आ रहे अपने बालों को बड़े स्टाइल से एक उंगली से पीछे फेंकते हुए कहा। आकाश के हाथ से लैपटॉप वाला बैग छूटकर नीचे ही गिर जाता अगर भूमिका ने दौड़कर पकड़ा ना होता। ये देखिए, हम अपना नेल भी स्पेंड कर लिए हैं। भूमिका ने लैपटॉप वाला बैग बेड पर रखकर जल्दी से अपनी हथेली आकाश की तरफ बढ़ा दी। उसके नाखून खूब लंबे और बहुत सुंदर से गुलाबी डिजाइन से सजे हुए थे। स्पेंड नहीं भूमिका, एक्सटेंड। एक्सटेंड यानी तुमने नेल्स बढ़वा लिए, और स्पेंड यानी खर्च करना। वो सारा पैसा जो तुम इन सब पर खर्च करके आई हो, वो होगा स्पेंड। हाँ हाँ, वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए, हम लग रहे हैं ना बिल्कुल आपकी ऑफिस वाली अनुराधा के जैसे? आकाश का मूड स्पॉइल करने के लिए उसका नाम भी काफ़ी था। उसने एकदम गंदा सा मुंह बना लिया। क्या हुआ? हम अच्छे नहीं लग रहे? भूमिका ने आंखें गोल गोल नचाते हुए आकाश से पूछा। आकाश ने मुस्कुराते हुए सर झुका लिया। भूमिका, परसों मेरे नए प्रोडक्ट का लॉन्च इवेंट है। यू नो, कंपनी जब कुछ नया बनाती है तो उसे लॉन्च करने से पहले हम एक छोटा सा फंक्शन रखते हैं। भूमिका के कुछ भी पूछने से पहले आकाश ने उसे पूरी बात समझा दी। हाँ तो क्या पूरी फैमिली को जाना होगा? अच्छा, मतलब हमें भी? अच्छा, तुम्हारे बिना मेरी फैमिली पूरी हो सकती है क्या? आकाश ने उसके सर को अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा। दोनों की नज़रें बस एक दूसरे पर टिकी थी। भूमिका 2 मिनट के लिए वैसे ही उसे देखती रह गई। ये वही शख्स है जो कभी उसे अपने साथ कहीं भी ले जाने के लिए राजी नहीं होता था। हम मॉडर्न लग रहे हैं इसलिए। पहले तो नहीं ले जाते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे कपड़े पहनकर कोई मॉडर्न नहीं होता भूमिका। मॉडर्न इंसान की सोच होती है, समझी? आकाश ने उसके बालों को एक तरफ समेटकर उसके गले को चूम लिया। एक प्राइज है आपके लिए। प्राइज या सरप्राइज? हाँ हाँ, वही सरप्राइज। क्या? भूमिका ने दौड़कर दरवाजा बंद कर लिया। क्या हुआ, बताओ ना, क्या सरप्राइज है? मैं और सस्पेंस झेल नहीं सकता। ऐसे नहीं, आंखें मूंदिए। ऐसे ही बताओ ना। आकाश ने आंखें मूंद ली। थोड़ी देर में भूमिका की आवाज आई। अब आंखें खोलिए। भूमिका की आवाज सुनकर आकाश ने आंखें खोल ली। और और शायद शायद भूमिका का ये सरप्राइज उसकी जान ही ना ले ले। भूमिका ने धीरे से अपना क्रोप ऊपर उठाया। उसकी कमर के दाहिने हिस्से पर खूबसूरत सा ए अक्षर का टैटू बना हुआ था, जिसके आसपास कई फूल और बेल भी बनी हुई थी। पास में ही एक के ठीक बाद छोटा सा के लिखा हुआ था। आकाश दौड़ता हुआ उसके करीब आया और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। उसने भूमिका की कमर पकड़कर अपने सामने खींच ली। ये के कौन है? हाँ, ये ए के साथ के क्यों लिखवाया तुमने? आकाश ने उसे कमर से पकड़कर हिला दिया। अरे रुकिए तो, वो का है ना, हम आपका पूरा नाम लिखवा रहे थे, लेकिन वो कमीना हमको बोल रहा था अपना कपड़ा और ऊपर उठाओ। मन तो आया कि जूते उठाकर उसके मुंह पर दे मारे। और राधा भी हमें भड़का रही थी, कह रही थी लिखवाना है तो कपड़ा थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा। भूमिका बोलते बोलते ड्रेसिंग टेबल तक चली आई। अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? आकाश खिलखिलाता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। हमने कहा बस। कहते हुए भूमिका ने आंखें बंद कर पीछे घूमते हुए अपनी हथेली आकाश के मुंह के ठीक सामने कर दी। आकाश ने पैरों में ब्रेक लगाया और उसकी हथेली के सामने स्टेचू की तरह रुक गया। भूमिका उस वक्त किसी फिल्म में हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। अच्छा, हमने कहा अपने हाथ यहीं रोक दो। अगर 1 इंच ऊपर सरकाया तो भोले बाबा की सौगंध, मुंह नोच लेंगे तुम्हारा, अभी की अभी। नाखून बढ़वा कर आए हैं? कहते हुए भूमिका ने गुलाबी नाखूनों वाले हाथ का पंजा बनाकर आकाश के चेहरे के सामने नचा दिया। अरे बस बस मेरी भूखी शेरनी। आकाश ने उसके हाथ पकड़कर चूम लिए। बस इसीलिए ए और के लिखवाकर हमने कहा अब मत कुछ करना। सही किया ना, आखिर ए आपके नाम का ही तो है। हाय, आकाश के मुंह पर ताला लग चुका था। अपनी निगाहों से बलैया ले रहा था अपनी पत्नी की, कि कहीं उसकी खूबसूरती और मासूमियत दोनों को किसी की नज़र ना लगे। उसने भूमिका को अपने सीने के करीब खींच लिया और अपनी बाहों में कसकर दबा लिया।
आपके सरप्राइज़ ने तो दिन बना दिया मेरा। भूमि, अब मैं भी तुम्हें एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ और वो सुनकर पक्का तुम खुशी से नाच जाओगी। आकाश उसके गालों पर होठ फिराते हुए बोला। अच्छा, सच्ची? हाँ, सच में। हे भगवान, आप कितने अच्छे हैं, बिना कहे हमारी सारी बातें समझ जाते हैं। आई लव यू अक्कू जी। ए, पहले तो दोबारा ये अक्कू बोला मुझे तो। आकाश ने एक घूंसा बनाकर उसे दिखाया। तो तो क्या करेंगे आप अक्कू जी? तो मैं बोलते बोलते वो अचानक रुका और चीखा। ये तुमने फिर से मुझे। भूमिका भागी। आकाश उसे पकड़ने भागा। कमरे में जोर जोर से दोनों के हंसने की आवाजें गूंज रही थी। आखिर में आकाश ने भूमिका के टॉप का सिरा पकड़कर उसे बेड पर धक्का दे दिया और खुद भी उसके ऊपर कूद गया। भूमिका फटाफट अपना टॉप सही करने लगी, जो सिमट कर उसकी छाती तक चढ़ाया था, बिल्कुल आकाश की तरह। वैसे आपको एक बात बताएं, भूमिका ने फुसफुसाते हुए आकाश के कान में कहा, जबकि कमरे में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। हाँ हाँ, बताओ ना, बार बार पूछती क्यों हो? आकाश ने भी उतनी ही धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए भूमिका के चेहरे पर अपने होठ फिराते हुए कहा, ये राधा है ना, ये बहुत बेशरम है। बेशरम? हाँ, बेशरम। इसमें शर्म हया लाज कुछ भी नहीं है। क्यों भाई, क्या कर दिया राधा ने ऐसा? अरे आपको पता है, उसने भी टैटू बनवाया है। भूमिका ने आकाश के कान पर हाथ लगाकर और भी धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। अच्छा, तो? आकाश ने भी अपनी आवाज और धीमी करके उसके कानों में मुंह घुसाते हुए कहा। अरे उसने तो वहां बनवाया है। कहाँ? अरे वहां। कहाँ? यहाँ। भूमिका ने अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो? आकाश दोनों हाथ सवाल पूछने के अंदाज में हिलाकर फिर फुसफुसाया। तुम्हें भी वहीं बनवाना चाहिए था ना? छी, हम उसको अपने सीने पर हाथ रखने देते, मुंह ना तोड़ देते उसका वहीं पर। 5 फुट की भूमिका ने पूरा हाथ का मुक्का बनाते हुए कहा। तो फिर मुझसे ही बनवा लो टैटू। आकाश बेहद नशीली आवाज में उसके कानों में फुसफुसाया। भूमिका के गाल सुर्ख लाल हो गए, गुड़हल के फूलों की पंखुड़ियों से भी ज्यादा गहरे लाल। धत, हाय तुम्हारा ये धत। आकाश ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। भूमिका नाप रही थी अपने हाथ से उस बेचारे के दिल से एक एक धड़कन। बोलो, बनवाओगी? आकाश बेड पर भूमिका के सामने तिरछा लेटा हुआ था। उसने एक कोहनी बेड पर टिकाई हुई थी और भूमिका उसके सीने से पीठ सटाकर उसकी गोद में बैठी हुई थी। आपके पास मशीन है? उसने तो मशीन से बनाया था, है ना? आकाश ने अपने लैपटॉप वाले बैग की पॉकेट से पेन निकालते हुए कहा। कलम से? हाँ, लिखवाओगी? आकाश ने धीमी आवाज में बोलते हुए उसके कंधे पर पड़े हुए बाल खिसकाए और उसके गाल चूम लिए। लिख दीजिए। भूमिका ने शर्माते हुए पलकें झुका दी। उतारो इसे फिर। किसे? अरे कपड़े। कपड़े पर थोड़ी ना लिखूंगा। नहीं, जाइए, हमें नहीं लिखवाना। अब तो मैं लिख कर ही रहूंगा। आकाश ने कहते हुए उसके टॉप में अपने दोनों हाथ डालकर गुदगुदी करना शुरू कर दिया। भूमिका हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अरे छोड़िए, छोड़िए भी पहले टॉप उतारो जल्दी से। आकाश का गुदगुदाना जारी था। अच्छा बाबा, रुकिए, रुकिए, उतार रही हूँ, उतार रही हूँ। भूमिका हाँफते हुए बोली। पहले आंख बंद करिए। हर बात पर आंख बंद करने लगती हैं ये लड़कियां। आंख बंद करके टैटू बनाऊंगा? फिर नहीं उतारेंगे हम। अच्छा लो, बंद कर ली आंखें। आकाश ने उंगलियों से आंखें बंद कर ली। भूमिका ने शर्माते हुए टॉप हटा दिया और अपना सर आकाश के सीने में गड़ा लिया। हाय मोहब्बत। आकाश ने धीरे से आंखें खोली और भूमिका के बालों को पकड़कर उसका सर पीछे झुका दिया। अपना पेन उठाया और उसका ढक्कन खोलकर अपने दांतों में फंसा लिया। जैसे ही लिखने के लिए उसने अपना ठंडा हाथ भूमिका के सीने पर रखा, भूमिका ने एक लंबी सी आह भरी। आकाश। हाँ, उसने भूमिका के सीने पर अपना पूरा नाम लिखा था। देखो, कैसा लग रहा है? आकाश पेन के ढक्कन को दांतों से दबाए हुए ही बोला।
बहुत अच्छा। उसकी पलकें शर्म से इतनी भारी थी कि उठ ही नहीं रही थी। आकाश ने उसके टेटू को हाथों से सहलाया। भूमिका ने सिहर कर अपनी आंखें मूंद ली। शुक्रिया मेरा कहा मानने के लिए, और आपका भी शुक्रिया मेरी बात मानने के लिए। चलिए हमें छोड़िए भी, अब हमें अपना सामान भी तो लगाना है। भूमिका आकाश को आलू के बोरे की तरह पीछे धक्का देते हुए बेड से कूद गई और अपना टॉप पहनकर हिरनी की फुर्ती दिखाते हुए अपनी अलमारी से साड़ियाँ और बाकी सामान निकालकर तह बनाकर रखने लगी। आकाश उसे ऐसे देख रहा था जैसे भूमिका नहीं बल्कि दुनिया का 8वां अजूबा देख रहा हो। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? आकाश ने उसके पास जाकर उसकी तह बनाकर रखी हुई सारी साड़ियाँ बिगाड़ दी। ये क्या किया आपने? साड़ियाँ काहे उलझा दी? ये क्या कर रही हो? आपने ही तो कहा था आप हमें सरप्राइज़ दे रहे हैं मायके जाने का। भूमिका साड़ियों को बाहों में भरकर खुशी से झूम गई। इधर देखो इधर, मेरी नज़रों में। आकाश ने 2 उंगलियां लगभग उसकी आंखों में घुसेड़ते हुए कहा। मैंने कब कहा कि तुम्हें ये सरप्राइज़ दे रहा हूँ कि तुम मायके चली जाओ? आपने ही तो कहा कि सरप्राइज़ सुनकर तुम खुशी से नाचने लगोगी। तो हमें लगा। भूमिका का उदास चेहरा फिर से लटक गया। आकाश ने अपने माथे पर जोर से हाथ मारा। 3 दिन बाद इवेंट में पूरी फैमिली को चलना है। तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा मैं कहीं भी। आकाश गुस्से से बोला। भूमिका साड़ियां वहीं रखकर बैठ गई। तो फिर और का तोहफा है हमारे लिए? आकाश उठकर उसके पास तक आया और उसके माथे पर चूम कर बोला, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप बनना चाहता हूँ। भूमिका 2 मिनट तक उसके शब्दों के जाल में उलझी रही। फिर सिर छिटक कर मुंह बिचकाकर आकाश की नकल उतारते हुए बोली, अभी बोलिएगा? आई जोकिंग भूमि। उसकी इंग्लिश सुनकर आकाश को बहुत तेज हंसी आ गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी को अंदर दबा लिया। नो, नो माय भूमि, योर पति इज नॉट जोकिंग। अच्छा, तो यू वांट डैडी माय छोटे छोटे बेबीज? भूमिका ने फिर से टूटी फूटी अंग्रेजी में बोला और आकाश की हंसी काबू में नहीं रही। किसी तरह खुद को संभालता हुआ वो आगे बोला, हाँ भूमि, हम पक्का बच्चे के बारे में सोचेंगे। सच्ची? कब? अगले साल पक्का। भूमिका ने इतने घोर गुस्से से उसकी तरफ देखा कि उसका बस चलता तो गर्दन पकड़कर आकाश को हवा में लटका देती, लेकिन कुछ कहने के बजाय उसे घूरते हुए भूमिका ने तेजी से साड़ियों के पैकेट उठा उठाकर बेड पर पटकने शुरू कर दिए। अरे अरे, क्या हुआ? आप कहाँ जा रही हो? अब तो तुम्हारी बात भी मान ली। अगले साल करेंगे ना बच्चा, तो हम अगले साल तक लौट आएंगे। भूमिका सूटकेस में साड़ियाँ भरती हुई बोली। अरे, ऐसे कैसे? अभी तो कहा मैंने, मेरा इवेंट है 3 दिन बाद, तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा मैं। आकाश ने खुले हुए सूटकेस के किनारे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हाँ तो गाड़ी भेज दीजिएगा, हम गांव से ही आ जाएंगे, फंक्शन के बाद वापस लौट जाएंगे। भूमिका ने बिना उसकी तरफ देखे हुए बड़े ही सीधे शब्दों में कहा और चूड़ियों का कैश दूर से ही सूटकेस में फेंक कर सूटकेस के खुले हुए दूसरे हिस्से को हाथ मारकर गिरा दिया। बेचारा आकाश जो सूटकेस के किनारे पर हाथ रखे खड़ा था, वो दर्द से बिलबिलाता हुआ चीख पड़ा। सूटकेस का ढक्कन वाला सिरा सीधा उसकी हथेली पर गिरा था। आई! आकाश जोर से चीखा। भूमिका ने एक तिरछी नजर उस पर डाली और वापस सूटकेस जमाने लग गई। अरे कैसी बीवी हो? पति दर्द में है, पीड़ा में है, और तुम हो कि अभी भी पैकिंग में जुटी हो। आकाश हाथ को दूसरे हाथ से दबाता हुआ बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, हमने कहा था अपना हाथ यहाँ डालने के लिए। अपना काम काहे नहीं करते जाकर? हमें परेशान ना करिए, हम कल सुबह कमल के साथ निकल जाएंगे। भूमिका सूटकेस बंद करती हुई वापस अलमीरा की तरफ घूम गई। आकाश के बनाए हुए सारे किले ध्वस्त होते नजर आ रहे थे। कल तक का शेर आज अपनी बीवी के सामने बोराया हुआ खरगोश बनकर इधर से उधर पूंछ हिलाता उसकी मान मनोवल करते घूम रहा था। अरे, ऐसे ऐसे कैसे चली जाओगी? आकाश भी हथेली को मुंह से फूंकता हुआ कूदकर अलमीरा के सामने खड़ा हो गया। वो कल सुबह देख लीजिएगा। भूमि, देखो मेरे पास एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आकाश ने अपनी महबूबा को
अपने से दूर ना जाने देने के लिए अपनी तरकस से अगला तीर फेंका। का अब का है। भूमिका अपने दोनों हाथ कमर पर टिकाकर खड़ी हो गई। बाबू, हम दोनों शादी के बाद से आज तक कहीं घूमने नहीं गए हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना बैंकॉक चले। भूमिका थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर अपने काम में जुट गई। घूमने के लिए बैंक कौन जाता है? पैसा जमा करवाने जाते हैं। इतना भी बेवकूफ़ ना समझिए हमें। आकाश ने अपना माथा पीट लिया। बैंक नहीं भूमिका, बैंकॉक। बैंकॉक थाईलैंड में है, बहुत सुंदर है, समुद्र के किनारे पर बसा हुआ एक बड़ा शहर है। आकाश तोड़कर मोबाइल लेकर उसके पास आया। रुको, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आकाश ने फट से गूगल पर बैंकॉक सर्च किया और सबसे पहले खुली पिक्चर को भूमिका के सामने कर दिया। ये देखो, कितना खूबसूरत है। भूमिका की भौहें तन गई। वो अपने दोनों हाथ सीने पर बांध कर खड़ी हो गई। हम सब समझते हैं कि आपको वहां क्या देखने जाना है। अरे, इसमें समझना क्या है? सब यही देखने के लिए ही तो जाते हैं। ये देखो बीच। ये आकाश ने फोन अपनी तरफ घुमाया और चौंक गया। पहली ही फोटो में बीच पर बिकनी में खड़ी दो लड़कियां सनबाथ ले रही थी। पहाड़, समुद्र, नदियां तो हमारे देश में भी हैं, पर आपको तो ये नंगी उघाड़ी लड़कियां देखनी होंगी, रुमाल भर के कपड़े लपेटे हुए। भूमिका का गुस्सा फूट पड़ा। अरे अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तुम मेरे साथ होती हो तो मैं इन्हें क्यों देखूंगा मेरी जान। पर सच में विश्वास करो, ये बहुत खूबसूरत जगह है। हम नहीं जाएंगी। जो सुख मायके में है वो और कहीं भी नहीं है। भूमिका वापस अपने सामान को जमाने में व्यस्त हो गई। भूमिका, बैंकॉक में बहुत ऊंची ऊंची खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, समुद्र का सुंदर सा किनारा और वहाँ की नाइट लाइफ बहुत खूबसूरत है। नए लोगों से मिलना जुलना होता है। वहाँ बीच पर कैंडल लाइट डिनर करने का मज़ा कुछ और ही होता है। और पता है, थाई क्यूजिंग कितना अमेजिंग होता है। होगा बैंकॉक में समुद्र हमारे गांव के तलैया से ज़्यादा सुंदर तो नहीं होता होता होगा, पता है। जब तलैया के किनारे लगी रात रानी खिलता है ना, तो पूरा गांव महक जाता है। और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तो लखनऊ में भी तो हैं। वहां जाने का पैसा काहे फूके। नए लोगों से मिलने जुलने से अच्छा है जो पुराने हैं उन्हीं से बार बार मिला जाए। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। कल को वक्त ज़रूरत पर रिश्तेदार काम आएंगे या बैंकॉक की परियां आपकी मदद करने आएंगी। रही बात कैंडल लाइट डिनर की, तो गांव में तो हमेशा रात को खाने के टाइम बत्ती चली जाती है और हम लोग लालटेन जलाकर ही खाते हैं। हमारा तो लालटेन डिनर भी बढ़िया है। और रही बात आपके विदेशी ऊका कहते हैं खाने को, क्वीन, हाँ क्वीन की, तो हमारी अम्मा से अच्छा खाना तो कोई क्वीन नहीं बना पाएगी कभी। धराशायी। जी हाँ, अपने तर्कों से आकाश बाबू के शीश महल वाले बैंकों ख्वाबों को जमीन पर ऐसा पटका था, हमारी भोली भूमिका ने कि किरचे बटोरने की उम्मीद भी नहीं बची थी। खैर, ये सिद्ध हो चुका था कि स्वर्ग का प्रलोभन भी किसी स्त्री को मायके जाने से नहीं रोक सकता। एक बार को साक्षात यमराज भी धरती पर आकर कह दे कि चलो तुम्हारे लिए इंद्र ने अपना दरबार लगाया है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सारी इच्छाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे इंतजार में सूखा जा रहा है, तो भी स्त्री पहले मायके से विदा कराने आए आगंतुक को भी पानी के पूछेगी और यमराज से बोलेगी तनिक रुको तो, हम अभी मायके से अपनी अम्मा से मिलकर आते हैं। और किसी का तो पता नहीं, लेकिन कम से कम भूमिका तो यही बोलती। अब आकाश के पास ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं बचा था जो भूमिका को मायके जाने से रोक पाए। उसने झट से सूटकेस की जिप बंद कर दी। अच्छा, आज खाने में क्या बना है? आकाश ने टेढ़ा मुंह बनाते हुए पूछा। करेला भुना हुआ, अरहर की दाल के साथ। तुम्हें पता है मुझे करेला बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो आप ही तो कहे थे कि आज कमल की पसंद का खाओगे। भूमिका ने सुबह के धुले हुए कपड़े बालकनी से उतारे और एक एक करके तह बनाकर अलमारी में रखने लगी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। जाओ, आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। भूमिका ने उसके टी शर्ट और लोअर उसके पास ऊपर फेंका और उंगली दिखाते हुए बोली, चुपचाप 10 मिनट में हाथ मुंह धोकर नीचे आ जाइए। बैंकों की परियां नहीं आने वाली आपको मोमबत्ती की रोशनी में खाना खिलाने। आपकी किस्मत में ये होशियारपुर की भूमिका शर्मा ही लिखी है। नहीं, मैं नहीं खाने वाला। चुपचाप चलिए। ना जाऊं तो सुबह आपके कपड़ा में पिसा हुआ लाल मिर्च डाल देंगे, ततैया बना घूमोगे पूरे घर भर में। बड़े आए, चलो चलो चुपचाप। भूमिका अपने लंबे सधे हुए काले बाल लहराती हुई नीचे उतरी। ये लड़की तो बालों के साथ साथ तमीज भी कटवा आई। राधा बनने का शौक चढ़ा है इसको। ए, 1 मिनट।
ये क्या बोला मैंने? शौकत? शौक आकाश, शौक? तो क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इसे अपने जैसा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अब तो लगता है एक दिन मैं ही मेल भूमिका ही ना बन जाऊं। इधर अमर भाई साहब हैरान परेशान से घर में घुसे। आगे मिलने वाले भूकंप के कंपन से अनजान अमर भाई साहब बस अपनी धर्म पत्नी का नाम चीत्कार रहे थे। राधा, राधा! अमर की आवाज़ों से होल गूंज रहा था। राधा का कोई जवाब नहीं मिला। अमर पागलों की तरह दौड़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ आया। तभी सीढ़ियों से उतर रही भूमिका को उसने पीछे से किचन की तरफ जाते देखा। अब हुलिया ऐसा था कि कन्फ्यूजन लाजमी था। सो अमर भैया दौड़े। राधा जवाब क्यों नहीं देती? कहते हुए अमर ने भूमिका का हाथ पकड़कर पीछे घुमा लिया। आई मम्मी! भूमिका को देखते ही अमर भैया के शरीर के रोम रोम में चीखें फूट पड़ी। भूमिका, ये तुम हो या मेरी आंखों का धोखा? अमर की आंखों की पुतलियां हैरानी से फैलती जा रही थी। भूमिका बड़ी अदा से चलती हुई उसके पास आई। ये आपकी आंखों का धोखा नहीं है प्यारे देवर जी। अब हम स्टाइलिश हो गए हैं। क्यों? हुए हैं ना, बताइए। भूमिका ने अपने कंधे पर आने वाले बालों को एक उंगली से पीछे फेंका। न जाने कहाँ से ये करना सीख कर आई थी। अमर ने दांतों के बीच अपनी उंगली फंसा ली। बाप रे! राधा कहाँ है? तुम्हारा इंतजार कर रही है ऊपर। भूमिका ने भौहें उचकाकर ऊपर उसके कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। ऊपर? अमर ने कंफर्म करने के लिए फिर से पूछा। हाँ भाई, ऊपर। अब कितनी बार पूछोगे, जाओ ना। अमर बेचारे अपनी पत्नी के संभावित रूप की कल्पना करते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे। हे भगवान! भूमिका जैसी सुशील लड़की का ये हाल है तो मेरी वाली का तो पहले से ही महा उजड़ और उत्पाती है। उसका तो सुशीलता से कोई लेना देना नहीं है। वो तो पहले से ही नाम भर के कपड़े पहनती थी। तो मतलब अब क्या? हे भगवान! नहीं, ऐसे दिन दिखाने से पहले मुझे ऊपर उठा लेना। अमर उंगलियों में लोक लगाए जैसे तैसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। अमर दरवाजे पर नोक करता उससे पहले ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और सामने का नज़ारा अमर भैया को साइलेंट हार्ट अटैक देने के लिए काफ़ी था। आप आ गए? राधा ने हाथ भर के घूंघट से चेहरा ढक लिया था। जी माफ़ करिए। आप कौन? कैसी बातें करते हैं आप स्वामी? मैं आपकी धर्मपत्नी, आपकी एकमात्र अर्धांगिनी, श्रीमती राधिका अमर सिंह सोलंकी। मुझे नहीं पहचाना? कहते हुए राधा ने शर्माते हुए अपना घूंघट उठा लिया और शर्माते हुए अपनी उंगली दांतों के बीच दबा ली। ये शक्ल तो मेरी बीवी के ही है, लेकिन ये संस्कार। राधा, ये तुम किससे उधार मांग कर लाई हो? अमर का सिर अभी भी चकरा रहा था। कैसी बातें कर रहे हैं आप प्रिय? संस्कार तो स्त्री की लाज है, मर्यादा है, और उसकी लाज ही उसका सच्चा आभूषण है। राधा ने अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए अपने कंधे उचकाकर शर्माते हुए कहा। ए संस्कारी महिला, इतनी हिंदी अगर तुम बोर्ड के पेपर में लिख देती तो 100 में से 200 नंबर आ जाते। मास्टर जी खुद तुम्हें कंधों पर बैठाकर घर तक छोड़ने आते। अमर के टोंट से राधा की भौहें तन गई। उसने हाथ लंबा सा खींचा, जाहिर सी बात है अमर की पीठ पर छापने के लिए। फिर उसने लज्जामयी संस्कारी मोड़ को ये गवारा ना हुआ। लाइए ना, मैं आपके जूते उतार देती हूँ। राधा ने अमर को बेड पर धक्का दिया और उसकी टांग पकड़कर ऊपर उठा दी और उसके जूते निकालने लगी। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? पागल हो क्या? राधा ने बड़ा अदब से मुस्कुराते हुए उसे देखा। उसका जूता उतरकर हवा में उछाल दिया और कंधे से उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और खुद कूदकर बेड पर उसके ऊपर आ गई। राधा, एक बात पूछे? सच बताओगी? पूछिए ना, कब रोका है मैंने? बड़ी नसीली आवाज में राधा ने जवाब दिया। भांग तो नहीं पी ली तुमने और भूमिका दोनों ने? ये गेटअप के साथ साथ संस्कार भी एक्सचेंज कर लिया आपस में। आप भी ना, काहे मजाक करते हैं? राधा ने बोलते बोलते एक जोरदार मुक्का अमर की छाती पर जड़ दिया। अमर अपनी छाती को दोनों हाथों से दबाते हुए दर्द से चीख पड़ा। नहीं नहीं, हो तो तुम मेरी वाली ही। उस गेटअप में भी तुम्हारा मुक्का इतनी ही तेज पड़ता है। उसकी इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं आई। बड़े निर्लज हैं आप। राधा फिर से अपना पल्ला मुंह में दबाकर शर्माई। पहली बार मैंने तुम्हें नॉर्मली घर में इतने ज़्यादा कपड़ों में देखा है। साड़ी, वो भी पूरे 5 मीटर की। अरे इतने में तो 2-3 साल के कपड़े बन जाते तुम्हारे। अमर राधा की टांग खींचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा था।
राधा का बस चलता तो इस बात पर घूंसा मारकर उसके दांत बाहर निकाल देती, लेकिन अभी वो अपने संस्कारी मोड से बाहर आने के मूड में नहीं थी। जाइए जी, जी तो कर रहा है इसी बात पर आपकी रीढ़ की हड्डी में घूंसा मारूं, पर छोड़िए। बेबी, अमर ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे अपने सीने से सटा लिया। झटके से राधा की साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। अमर की रूह उसके शरीर के रोए रोए से बाहर आने को बेताब थी। राधा के ब्लाउज के किनारों के ठीक ऊपर बहुत सुंदर से अक्षरों में अमर लिखा हुआ था। अमर ने झटके से उसे सीधा किया। एक बड़ी सी मुस्कान उसके होठों पर फैल गई। ये क्या है पागल? आपका नाम? वो तो मुझे भी पता है। तुमने मेरे नाम का टैटू करवाया है, वो भी यहाँ? हाँ। क्यों, अच्छा नहीं लगा आपको? राधा वापस उसे बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर आ गई। राधा, अमर के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। राधा ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। अमर ने झट से उसकी कलाई पकड़कर उसे उलट दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। लाख गालियां दे लो, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। करती तो हूँ। एक बात बोलूँ? बोलने की कोशिश में और इस रूमानी माहौल में अमर की आवाज़ को और भी भारी हो गई थी। बहुत सुंदर लग रही हो तुम, बहुत ही ज़्यादा। उसने उसके बालों को पीछे से हाथ डालकर मुट्ठी में भींच लिया और उसके चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठाकर बेहताशा चूमने लगा। राधा ने आंखें मूंद ली। अमर की कमर पर उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में दबा लिया था उसने। अमर बिना रुके लगातार उसकी पलकों से लेकर होठों, गर्दन और सीने तक अपने होठों की छाप छोड़े जा रहा था और राधा आहें भर रही थी। उसकी चूड़ियों भरे हाथ शोर मचा मचाकर उसके बीच की नज़दियों के सबूत दे रहे थे। राधा उसके साथ किसी और ही दुनिया में खो चुकी थी। तो हमेशा ऐसे ही क्यों नहीं रहती राधा? पता है कितनी खूबसूरत लग रही हो। राधा, जिसकी आधी साड़ी अब उसके जिस्म से हटकर बेड के नीचे ज़मीन पर बिखरी हुई थी, आहिस्ता से बोली, कितनी? अमर ने झट से उसे दबोच कर एक बार फिर से उसके होठों को अपने होठों के आगोश में ले लिया। नीचे कमल और आकाश दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। भूमि को देखकर कमल के हाव भाव साफ बता रहे थे कि वो ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन आकाश को हंसता बोलता देख वो सामने कुछ नहीं कह पाया। आखिर जब पति को ही दिक्कत नहीं है तो हम काहे कहकर अपनी जबान खराब करें। और भाई, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? घर पर बोर तो नहीं हो गए? अरे नहीं जीजा, पूरा दिन उन नरम मुलायम गद्दा पर पसर कर टीवी देखे हैं, बहुत आनंद आया। जीजा, पहले तो हमको लगा कमरे का दीवार काला है, फिर समझ आया ये तो ससुरा टीवी है, इतना बड़ा, दीवार ढकली पूरी। तो मतलब तुमने बस आज पूरे दिन टीवी देखा है? आप दोनों तो चले गए, भूमिका और राधा जो सजने संवरने चली गई, तो हम क्या करते अकेले? भूमिका को पूछे कि चले जाएं तो बोली आज भर रुको, कल सुबह हम ही तुम्हारे संगे चलेंगे। तो हम रुक गए। अब कल भोरे भोरे निकल जाएंगे। आकाश के हाथ का कोर हाथ में ही रुक गया। कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। आज हाथ में करेले की सब्जी रोटी के कोर में दबाए आकाश ने कमल की बातें एकदम नीम कोरी जैसी कसैली लग रही थी। अबे साले, का का बोले जीजा? हम बोले साले साहब, भूमि का भी मन नहीं है गांव जाने का। जब बोलेगी हम खुद लेकर आ जाएंगे। तुम काहे कष्ट करोगे? किसने कहा हमारा मन नहीं है? हम तो जाएंगे, हमारा तो बक्सा भी लगा लिया हमने। भूमिका मुंह बनाते हुए बोली, अरे इसमें कष्ट कैसा जीजा? तुम भी क्या परायों वाली बात कर दी? हमारी अपनी बहन है, कोई कष्ट नहीं होगा हमें। जीजा तुम चिंता ना करो। कमल मजे से उंगलियां चाटते हुए बोला, वाह भूमि, करेला तो एकदम स्वादिष्ट बना है, वाह, मजा आ गया। आकाश उसे ऐसे नजरों से घूर रहा था कि बस अब खा ही जाएगा, वो भी कच्चा। अब तक अमर और राधा भी नीचे आ गए थे। दोनों की नजरें आपस में अभी तक लड़ी हुई थी। अमर ने गला खखारते हुए पूछा, अरे भाई, कौन कहाँ जा रहा है? कमल जग से गिलास में पानी उड़ेलते हुए बोला, कुछ नहीं भैया, भूमि कल हमारे साथ जा रही है। वही, राधा दीदी का मन हो तो उन्हें भी ले जाएं। काहे राधा, बोलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। राधा चुपचाप कुर्सी पर बैठते हुए बोली। उसके चेहरे की हंसी पल भर में गायब हो गई थी। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी हम यही रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए
और कहानी को चाहें तो शेयर कर दीजिए। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।